पहलगाम ने पूरे देश को दहला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिलों में घाव छोड़ दिया है, इतना डीप घाव जो मुझे लगता है कि इसको भर पाना बड़ा मुश्किल होगा, जिसने भी इस इंसिडेंट को सुना देखा। बिल्कुल। और एटलीस्ट फॉर दोस्त जिन्होंने वहाँ पर अपनी चाहने वाले अपने खुद के लोग खोए, या दुनिया में कोई भी ऐसी टैबू कोई चीज़ है जो गलत है, एक सामाजिक तौर पर गलत है, बट वो एग्जिस्ट कर रही है, तो मीन्स उसको कोई सपोर्ट कर रहा है। राइट। कैसे आया कि मैं NSG ज्वाइन करूँ? खाना तो दूर की बात है जी। और लेट्स से मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो रास्ते नहीं बने हुए। जो नक्सलिज्म है उसको पनपने के रीजंस थे। अगर मैं टेररिज्म की आइडियोलॉजी की बातचीत करूं तो उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्यों आके बिना किसी उसके। अगर आपको पावर लेनी है और कुछ चेंज लाना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा। कि आपके ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेन डाला जाएगा, फिजिकल स्ट्रेन डाला जाएगा, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है ना वो एनहांस हो जाएंगी। मुर्शिदाबाद में जो हुआ था, काफ़ी सारे स्पेशली हिंदुओं को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, या बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। सेम इंसिडेंट वो रिलीजन बेस्ड ही पहलगाम में भी तो वही इंसिडेंट हमने कहीं ना कहीं देखा। किसी अटैक्स हुए हैं पहले, पर ऐसे नहीं हुए कि एकदम से नाम बता के और एकदम सिलेक्टिव तरीके से मारा गया है। दिस इज द हाई टाइम जहाँ पर हमें अपने मतभेद भूल करना, हमें वी हैव टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री फर्स्ट। आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज का एपिसोड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। फॉर्मर NSG ऑफिसर एंड कोबरा ऑफिसर आज हमारे साथ में हैं, राज शरोन सर। आइए स्वागत करते हैं सर का। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे मतलब हर किसी का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपको कैसे आया कि मैं NSG ज्वाइन करूं। ओके। रही बात मेरी जर्नी की, तो जर्नी का ये था कि आई वाज नॉर्मल गाय, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। जो हमारे टाइम में एक माहौल था उस टाइम इंजीनियरिंग करने का, मैं उस टाइम से हूँ। एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर। वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, सोचा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लें, पर तब भी मेरा कोई प्लान नहीं था कि फोर्सेस में जाना, बस एक गवर्नमेंट एग्जाम की जो एक बेसिक माइंडसेट होता है आदमी का। जी। सो से तैयारी की, पहले कोई सफलता नहीं मिली, सब जगह फेल फेल फेल। एंड फिर गलती से या फॉर्चुनेटली कुछ एग्ज़ाम्स लिख ले एंड आई लैंडेड अप हेयर। पहले CDS क्लियर किया था तो OTA गया, वहाँ से मेडिकल ग्राउंड से बाहर हुआ, फिर बाहर होके यहाँ पर आया तो फिर CAPF क्लियर हो गया था मेरा। देन आई वेंट फॉर फिजिकल मेडिकल्स और फाइनली गेट इनटू द मेरिट लिस्ट। तो वहाँ पर एग्ज़ाम में मुझे CRPF अलॉट हुई। तो बेसिक ट्रेनिंग में जब बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे हमारी, तो वहाँ एक ऑफिसर को देखा था, कोबरा ऑफिसर को। तो एक यूनिफॉर्म का चार्म हमेशा रहता ही है, राइट। तो सोचा कि खाकी यूनिफॉर्म तो कभी भी पहन लेंगे, क्योंकि अगर CRPF में सर्व करना है तो आई कैन बी ए खाकी यूनिफॉर्म एनी टाइम। तो मैं सोचा कि कोबरा यूनिफॉर्म पहनते हैं, बिकॉज कोबरा की जो यूनिफॉर्म थी इट्स वाज लाइक US मरीन्स पहनते हैं उसको ना, मतलब डिजिटल ग्रीन पैटर्न रहता है उसका। तो इट वाज लाइक वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया स्पेशली। तो मैं सोचा नहीं यार, ये यूनिफॉर्म पहननी है। फिर उसको पता चला कि क्या क्या काम होता है, कैसे करते हैं। तो पता चला कि इस लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्शन और एंटी नक्सल ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो मैंने यार इसमें तो और भी मजा है, जो एक्चुअल जो काम है वो तो यही लोग कर रहे हैं, तो यहाँ जाना चाहिए। तो आई वॉलंटियर फॉर, इसमें क्या है, जब आप ऐसे स्पेशल फोर्स वगैरह में जाते हैं तो आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। आपको नहीं कहा जाए कि प्रणव और योगेश आप आइए और आपका सिलेक्शन नहीं, आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। उसके पर्टिकुलर बेंच मार्क्स हैं, फिजिकल और हर तरह के फायरिंग के हर रिलेटेड, वो आपको क्लियर करने पड़े, तब आपका प्रोबेशन पूरा होता है। और प्रोबेशन इज़ वन ऑफ अ हेल ऑफ अ थिंग, जो कहने के लिए हेल है, बट आई थिंक वो होना चाहिए इतने लेवल का, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो उस काम के लिए तैयार कर रहा है जिस काम को आपको करना है। आप बिना तैयारी के, इट्स एज सिंपल एज दैट कि बिना तैयारी के मैं एग्ज़ाम देने चला जाऊँ, ऑब्वियसली में फेलियर्स मिलने वाले हैं मुझे। तो ये था। और कोबरा में फिर मुझे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिली। आई से कि बहुत सारी जगह ट्रेनिंग करने को मिला। मेरी जो 10 साल की सर्विस है उसमें मैंने अराउंड 2 साल तो मैंने ट्रेनिंग में ही बिताए हैं मैंने, अलग कभी यहाँ वारंटे कभी कहीं। तो इवन आई ऑल्सो गॉट नॉमिनेटेड फॉर पैरा प्रोबेशन, बट कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मैं उसमें नहीं गया, अदरवाइज़ मेरा नाम था उसमें। तो फिर दूसरे मेरे यूनिट के सीनियर वो गए थे पैरा प्रोबेशन के लिए।
तो ये था कि अगर वो कर लेते तो शायद एक आध बैच और लग जाता। सर जब ये डिसीजन लिया था आपने अपना एनएसजी का या इसका किया था, तो घर के क्या रिएक्शंस थे, घर वालों के क्या रिएक्शन थे? घर वालों के ये थे कि यार माय फादर वाज इन आर्मी, तो जब Okay. मैं एनएसजी के लिए जा रहा था तो मैंने बताया कि अच्छा पापा मैं आई एम गोइंग, मेरा कल से प्रोबेशन है। तो पापा को नहीं पता था कि मैं एनएसजी आ रहा हूँ, पापा को लगा कि मेरी गुड़गांव पोस्टिंग आ रही है। तो मैंने बोला मैं मेरा एनएसजी का प्रोबेशन है, मैं कल जाऊँगा। तो मेरे फादर के जो जवाब था कि वहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ तो आदमी को तोड़ देते हैं। मैं कोई नहीं, जब दुनिया जा रही है तो हम भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि टूटेंगे तो टूटेंगे, आ जाएंगे वापस। तो फैमिली का ये रिएक्शन था। एंड बाकी रही बात कोबरा के एनकाउंटर्स वगैरह की, तो वो जब मैंने पॉडकास्ट देने शुरू किए जब लोगों को पता चला मेरे घर वालों को, अदरवाइज मैंने कभी को किसी को कुछ नहीं बताया था। जो बहुत सारे ऑपरेशंस हुए पास्ट में, हमने भी सुना है, तो काफ़ी हद तक जो नक्सल का प्रॉब्लम है, जो नक्सलाइट की जो प्रॉब्लम है, वो सॉर्टेड दिख रही हैं। अभी की डेट में ग्राउंड रियलिटी क्या है नक्सल की? जो मेन एरिया जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जिन एरियाज में मेजरली हम लोग बात करते थे, तो अभी की सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत आई से कि बहुत बहुत बेटर हो गई है। मैं बहुत पीछे नहीं लेके जाता आपको। मैं जब से बताया, जब 2015 से वहाँ पर क्या था कि जो नक्सलिज्म है उसको पनपने के रीजंस थे। देयर वाज अ वैक्यूम, एक गवर्नेंस का वैक्यूम था वहाँ पर, तभी वो लोग वहाँ पर आ पाए। मतलब वही है ना कि अगर कोई वैक्यूम होगा तभी तो कोई दूसरा बंदा या दूसरी चीज़ वहाँ पर आ पाएगी। सो देयर वर सम रीजंस जिस वजह से नक्सलिज्म वहाँ पनप पाया। सो जब मैं वहाँ गया तो देखा कि यार लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, और हम तो इंटीरियर्स में ऑपरेट करते थे। देखा कि वहाँ कपड़े नहीं है लोगों के पास पहनने के लिए, पीने का पानी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। और लेट से कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो रास्ते नहीं बने हुए, वही ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़ क्रॉस करो, अब जाओ इधर से, वो उस तरह की कनेक्टिविटी थी। बट अभी मैं अभी करंट सिनेरियो देखूँ, अभी करंट की बात करूँ तो अभी बहुत बढ़िया रोड्स बने हुए हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट झारखंड। छत्तीसगढ़ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले क्या था कि झारखंड के अराउंड मोर देन हाफ ऑफ द झारखंड वाज इन्वेस्टेड, और छत्तीसगढ़ तो ऑलमोस्ट पूरा ही था। इवन बस वो रायपुर वाला ये जो मेन सेंटर उसको छोड़ के और नॉर्थ ऑफ छत्तीसगढ़ वो छोड़ के, बाकी नीचे तो पूरा वही था। और अभी क्या है कि इफ आई टॉक अबाउट झारखंड, तो झारखंड में क्या है कि टूवर्ड्स लातेहार वाला डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा वहाँ पर है, और मोस्ट ऑफ द जो अब थोड़ा बहुत बचा है वो सिंहभूम वाले एरिया में रह गया है। तो वहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह तो वो जंगल भी मैंने सुना है बहुत लार्ज होते थे, जिसके कारण मतलब जंगल तो अभी भी है, जंगल हैं अभी भी। हाँ, जंगल तो ऑब्वियसली। हाँ, जी। तो जंगल की वजह से क्या है कि लेट्स से मुझे कोई इंसर्जेंसी को कंटिन्यू रखना है, तो मुझे एक ऐसा एक बेस तो चाहिए हो ना, ताकि इन केस फोर्सेस को आना हो तो टाइम तो लगे, और फोर्सेस तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगी तो मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो जो जंगल थे, जो आई से कि टेरेन था ना, वो बहुत ही कंड्यूसिव था एक ऐसी चीज़ को पनपने के लिए। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि नक्सलिज्म इतने लंबे टाइम तक अब तक सर्वाइव कर पाया। अगर जैसे अब रोड्स वगैरह बन गए हैं, थोड़ी डेवलपमेंट हो गई है, तो इवन जो वहाँ के जो लोग हैं, जो आई से कि जो ट्राइबल्स हैं, लोकल लोग हैं, वो अब देख रहे हैं कि हाँ नहीं ये डेवलपमेंट हो रही है। दे आर मूविंग फ्रॉम नक्सल्स टूवर्ड्स द गवर्नमेंट कि हाँ नहीं ठीक है यार, ये लोग हमारा ख्याल रखेंगे। अदरवाइज ऐसे हालात थे कि उन लोगों ने ऐसा फेस किया है कि उन्होंने नक्सली ने उनका ब्रेन वॉश किया है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, हम करेंगे आपके लिए। इवन आई विल टेल यू कि झारखंड छत्तीसगढ़ में काफ़ी ऐसी जगह, छत्तीसगढ़ में खैर अब शायद एक आध में भी हो, लिबरेटेड जोन्स बोला करते थे, जहाँ पर उनकी खुद की सरकार, खुद की हॉस्पिटल, खुद का स्कूल, उस तरह का सिस्टम था। और खुद की ही जुडिशरी टाइप्स, खुद की अदालत होती थी, लोक अदालत टाइप्स कुछ होता था, और ऑन द स्पॉट फैसला उस टाइप से चलता था। तो आप सोच सकते हो कि कितना वो था। अगर सोचो कि अगर वहाँ पे उनके लिबरेटेड जोन में जाना है तो आपको पता नहीं कितने एनकाउंटर फेस करके आप वहाँ पहुँचोगे। तो इस तरह का एरिया था वो। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो एक नक्सलाइट की आइडियोलॉजी, अगर आपने किसी को इंटेरोगेट किया हो तो वो पता कर पाए कि वो नक्सलाइट की आइडियोलॉजी क्या है, वो क्यों कर रहा है ऐसी चीज़ें। जो ये नक्सली की जो आप आइडियोलॉजी की बात करें उसके इंटोग्रेशन की जरूरत नहीं, इनके बहुत सारे लिटरेचर वगैरह हमने पकड़ा है, मिला है हमें। सो दे बेसिकली फॉलोज माओइस्ट, जो माओ थे ना चाइना के, जिन्होंने लाल सलाम झंडा, हाँ, उन्हीं के उससे आया है वो। और वो
क्या मैं जब जो चाइनीज रेवोल्यूशन आया था जिससे कम्युनिस्ट जो वहाँ पर अच्छा, बनी जी, है जो जी। सरकार 1950s में, और जिससे उन्होंने जो वहाँ की डायनेस्टी वाला सिस्टम उसको ख़त्म करके और अपना वो सेटअप किया, तो उसी की आइडियोलॉजी से वो प्रभावित है। तो उनकी जो मेन कहावत है कि भाई पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो उनका ये है कि भाई अगर आपको पावर लेनी है और कुछ चेंज लाना है तो आपको हथियार उठाना पड़ेगा। तो वो अहिंसा में बिलीव नहीं करते, वो हिंसा में बिलीव करते हैं। और अगर मैं टेररिज्म की आइडियोलॉजी की बातचीत करूं तो उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्यों आके बिना किसी उसके नहीं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। दे आर आई विल से कि मोर ऑफ अ रेडिकलाइज फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिलीजन। यहाँ पर रिलीजन वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पावर वाला है। यहाँ पर रिलीजन के बेसिस टेररिज्म के मैं बताऊँ तो रिलीजन बेस पर उनको ब्रेन वॉश किया गया है। और आप देखिए कि वो इस लेवल तक ब्रेन वॉश हैं कि इवन उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे तो खैर आप देखें जो टेररिस्ट कोई ऐसे थोड़ी कि 50-55 साल का है, सब 20-25 हाँ यंग ब्रेन वॉश इतना हाँ हो गया इतना हो कि रखा है कि उनको लगता है कि यही है अल्टीमेट उनको। तो उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, इतना इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप उनको बताओगे ना कि भाई ये सूरज है, नहीं ये सूरज नहीं, इस लेवल तक का ब्रेन वॉश हो रहा है। आज की डेट में कश्मीर के बच्चे ऑल ओवर इंडिया में मुझे लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। वो दिल्ली हो, हाँ पंजाब बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी यंग एज में जो वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं दिखता, मतलब इंडिया की तरफ वो एक एंगल कहीं ना कहीं उनका पाकिस्तान की तरफ एक झुकाव है। जबकि अगर हम थोड़ा सा इसको और डीपली समझने की कोशिश करें तो इंडिया तो वैसे स्ट्रांग कंट्री मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, और एजुकेशन भी उनका यहीं पे चल रहा है। बिल्कुल तो ऐसा क्या सपोर्ट उनको, ऑब्वियसली एक रिलीजन तो एक पैरामीटर है ही कि उनको लगता है कि समहाउ हमारा रिलीजन और पाकिस्तान का रिलीजन सेम है, राइट? तो वो एक रीजन है। इसके अलावा आपको क्या रीजन लगता है कि क्या रिलीजन के बेसिस पे ही सारा कुछ हो रहा है या कुछ और भी है जिसके पीछे ये वर्क हो रहा है? ओके। इसमें एक बड़ा जो चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट नरेटिव। नरेटिव यस। वो अब लेट्स से जो आपने बच्चों की बात कर रहे थे, और मेरे खुद के फ्रेंड्स भी हैं, राइट? तो जो आप बच्चों की बात बता रहे हो कि भाई उनका थोड़ा झुकाव या लीनियंसी थोड़ा उस तरफ रहता है, वो इसलिए कि बिकॉज यार वो वही माहौल में देखते आ रहे हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, एक्चुअली गलत है वो, बट ये कि जब उन्होंने देखा ही सब कुछ ये है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं लेट्स से आपका बचपन से सेंसिटाइजेशन चल रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ सही है, तो आपका झुकाव उसी तरह से रहेगा, राइट? तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, भरोसे लायक नहीं है। मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, बट मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा आपका कि जो ये माहौल बना है ना, ये जो पाकिस्तान और जो उनकी कहते हैं कि जो डीप स्टेट बोलते हैं, उनकी बहुत मेहनत के बाद ये माहौल बना हुआ है। उन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि भाई इंडिया इज़ नॉट अ गुड कंट्री टू हैव अ रिलेशन विद। आपका रिलीजन अलग है, आपका सब कुछ अलग है, कल्चर अलग है, आप तो हमारे साथ वो करोगे। तो उन्होंने उसी तरह, आप देखिए ना, जब 1990s में टेररिज्म की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक कोई इंसिडेंट हुआ और वो एकदम से फैल गया। उसकी मतलब शुरुआत धीरे धीरे से, मतलब लेट्स से कि एक बच्चा जब छोटा जब पैदा होता है, उससे लेके जब बड़ा और नौकरी करने लगता, आप देखो ना, कोई ऐसा नहीं होता तुरंत 2 महीने में या 1 साल में हो जाता है। इट टेक्स टाइम कि भाई स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, देन उसके बाद ही स्टार्ट वर्किंग। तो इसी तरह से एक नींव बिठाई गई है। और उस टाइम आई से कि गवर्नमेंट इतना वो एक्टिव नहीं थी या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो नैरेटिव सेट होता गया। और आप देखिए कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने कश्मीरियों के लिए इतना कुछ किया है, बट वो एक होता है ना कि मैं आपकी सब कुछ कर रहा हूँ, बट एक मैं अपने इंटेंशंस आपको नहीं बता पा रहा, और दूसरा बंदा जो है वो अपने इंटेंशन सब कुछ प्रूव कर रहा है। क्योंकि जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, इवन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है कि फैसिलिटीज़, जो एक प्रॉपर फैसिलिटीज़, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, वो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हों, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट वहाँ से गवर्नमेंट से या सेंट्रल से उनको मिल रहा है। स्टिल जो आपने बोला नैरेटिव की बात है, जो मैक्सिमम जनता है वहाँ गरीब है वो। तो इसका मतलब जो ज़्यादातर वैसे देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको ना, जो टेररिस्ट अटैक में नुकसान होगा, जो लोग मारे जाएंगे दंगों में, कुछ भी, वो गरीब लोग मारे जाते हैं, राइट? ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं कि पैसा है उन लोगों के पास, वो लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है।
गवर्नमेंट आपने देखी ना इतना पैसा गया है कश्मीर में, अगर वो पैसा सही जगह से इस्तेमाल होता तो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर का होता, बट चीज़ें नहीं हो पाई हैं। सर मेरे को तो ये लगता है अगर टूरिज्म ही पूरे तरीके से बेखौफ हो जाए तो इतना ज़्यादा पैसा कश्मीर के अंदर या उस वैली के अंदर फ्लोट हो सकता है कि अपने आप में ही अलग चीज़ हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप ऐसे टूरिस्ट बन के जाते हैं ना वहाँ पर, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, दे विल ट्रीट यू एज अ यार भगवान की तरह, लिटरली दे आर वेरी गुड पीपल, बिकॉज यार उनको ये पॉलिटिक्स इनसे मतलब नहीं यार, उनको पेट पालना है अपना, राइट। उनको वो इतने टाइम से झेलते आ रहे हैं, उनके यार वो चाहते हैं कि यार हमें 2 टाइम का खाना नसीब हो जाए, इसी में वो खुश हो जाते हैं। तो सोच लीजिए किस तरह के हालात हैं वहाँ पर। और दीज पीपल आर वेरी मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है। आप जब उनके साथ कहीं भी एज अ टूरिस्ट उनके साथ एज अ वो जब जाते हैं घोड़ा लेकर, वो ऐसा नहीं कि भाई आपको धोखाधड़ी या कुछ नहीं, आपका ये बनता भी दे दीजिए बस। तो क्या इस तो लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है, अभी भी रिसेंट में हमने देखा गवर्नमेंट ने भी कार्रवाई की है, बहुत सारे घरों को डिमोलिश किया गया है एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं समहाउ इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो क्या लोकल का सपोर्ट कहीं ना कहीं टेररिज्म को नहीं है? अगर नहीं होता तो क्या ये इस तरीके से ये चीज़ें होती जो अभी हुई हैं पहलगाम में, अगर हम बात करें? देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चाहे कोई इंसर्जेंसी हो या कोई टेररिज्म हो, या दुनिया में कोई भी ऐसी टैबू कोई चीज़ है जो गलत है, एक सामाजिक तौर पर गलत है, बट वो एग्जिस्ट कर रही है, तो मीन्स उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, राइट। लोग जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को एज अ टैबू माना जाता है, राइट, वो लीगल नहीं है, बट चल रहा है ना, बहुत टाइम से चल रहा है, मीन्स उसके सपोर्टर है। तो पॉइंट वो है कि अगर कोई ऐसी इसमें आई डोंट नो कि ऑथर का नाम क्या था, कि एमाइल डर्कहाइम या थॉमस होब्स, उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, वेदर वो फंक्शनल स्टेट में है, तो इट मीन्स उसको कोई सपोर्ट कर रहा है। डिमांड एंड सप्लाई वाला हाँ, बट सपोर्ट वो 5% कर रहे हैं और 95% को इट कैन बी एनी केस। उसमें मैं आई एम नॉट गोइंग टू द नंबर्स कि हाँ कोई एक ऐसा नंबर नहीं है, समहाउ मैंने भी रैंडम नंबर दिया। हाँ राइट। तो मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो मीन्स वही है कि अगर वहाँ पर लेट्स से कि ये पहलगाम वाला अटैक हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने वहाँ से प्लान किया, अपने 2 बंदे भेजे 3 बंदे भेजे, वो अटैक करके चले गए, नो। वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग होती है और प्रॉपर सपोर्ट चाहिए आपको। यार मुझे आपके एरिया में आना है, अब जैसे मैं यहाँ पर आया आपसे, तो मुझे गूगल का सपोर्ट लिया ना मैंने, राइट। मैं बिना सपोर्ट के पहुंच ही नहीं सकता मैं। तो ये सी विदाउट एनी सपोर्ट और इन दैट टू इन अ फॉरेन लैंड, तो मैं कैसे काम करूँगा, राइट। एक और क्वेश्चन सर समझ में आया, जैसे आपने कहा सब बहुत प्लानिंग होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, पेपर पे प्लानिंग है, हम लोग भी करते हैं। जब प्लानिंग होती है एक्चुअली, और जब आप राइट सिनेरियोस के अंदर जब जाते हो, तो वहाँ पे कितना डिफरेंस होता है आपके अपने ऑपरेशन में, जो आपने एनएसजी के अंदर देखे या कोबरा के अंदर देखे, प्रैक्टिकल और पेपर वर्क के ऊपर कितना डिफरेंस आ जाता है? ओके सी, हर एक ऑपरेशन नया ऑपरेशन होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, आप कुछ नई गलती करते हो, कुछ नया सीखने को मिलता है। जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग हम सिर्फ ये करते हैं कि हमें यहाँ से ऐसे ऐसे जाना और ये काम करके आना है। ऑब्वियसली अब ऐसा तो है नहीं कि बस जो एनवायरनमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर हम है और दुश्मन है, वहाँ पर नेचर भी है, ठीक है। मौसम ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। लेट से कांटेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब कांटेक्ट आगे वाली पार्टी से होता है तो टैक्टिक्स अलग होगी, पीछे कांटेक्ट होता है तो टैक्टिक्स अलग होगी, बीच में कांटेक्ट होता है तो हमारा मॉडस ऑपरेंडी अलग होगा। किस जगह कांटेक्ट हुआ है उसके ऊपर अलग फ़र्क पड़ता है। पहाड़ी मतलब हिल के ऊपर हुआ तो अलग रहेगा कांटेक्ट, डेंस जंगल में हुआ तो उसमें अलग तरीके से विल ऑपरेट। तो पॉइंट ये है कि यू कैन नॉट प्लान फॉर एवरी कंटिजेंसी। ऑब्वियसली आप जाओगे सब कुछ प्लान करके, हो सकता है कि 90 चीज़ें एकदम आपके प्लान के अकॉर्डिंग रहे, पर 10% चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आउट ऑफ आप जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, ड्राई प्रैक्टिसेस, ताकि इनके ऐसा कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो हमने नहीं सोची थी और वो हो रही है, तो एटलीस्ट उस टाइम में हम डिसीजन ले पाएँ कि हमें क्या करना चाहिए। एटलीस्ट ये ना हो कि बिना प्रैक्टिस के और हमने कुछ तैयारी नहीं कर रखी, हम कुछ आता भी नहीं और वहाँ जाए कोई एकदम से नई सिचुएशन आ गई, तो वहाँ ये ना हो जाए कि अब क्या करना है। तो हमारे साथ सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही रहता है कि हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी कोई कंटीजेंसी आती है तो विल डू अवर बेस्ट कि हाँ ये डिसीजन इसको ऐसे एक्ट करते हैं और विल सॉर्ट इट आउट। यहीं पे सर एक चीज़ है, जैसे आपने कहा प्रैक्टिस करते हो आप, और
काफ़ी सारी हमारी हार्ड एक्सरसाइज वगैरह किया जाता है। माइंडसेट के लिए एक्चुअली जब आप उस वॉर के अंदर है, वो माइंडसेट ही टोटल डिफरेंट होता होगा कि हम उस तरीके के हैं। एक तो अपने पास एक अलग तरीके का जोश है, मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, बट उस माइंडसेट की भी ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअली ऐसा क्या कराया जाता है कि इतना स्ट्रांग माइंडसेट बन जाता है वो। और इसमें अगर मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूं, कई बार इमोशनल भी कुछ बहुत सारे पॉइंट आते होंगे। मान लीजिए किसी अपने को किसी गोली बिल्कुल, लग गई, घर का ख्याल आता कोई होगा, कुछ ऐसा क्योंकि सिचुएशन। माइंड एक ऐसी सी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना ही सबसे टफेस्ट पार्ट मानता हूँ मैं ह्यूमन का। अगर उसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो ही कैन विन एनीथिंग। उसकी ट्रेनिंग क्या है? उसी के लिए प्रोबेशन कराया जाता है कि आपके ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेन डाला जाएगा, फिजिकल स्ट्रेन डाला जाएगा, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है ना वो एनहांस हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रणव बोलता है यार मेरी तो लिमिट है, मैं 1 किलोमीटर तक रनिंग कर सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ। वो उसके दिमाग ने सेट कर रखा है। मैं भी बोलूँगा कि भाई बिफोर ज्वाइनिंग फोर्सेस मैंने भी 1 किलोमीटर रन किया था, बट ये है कि भाई आपने एक एम बना रखा है, मुझे प्रोबेशन करना है, मुझे लेट से देश को लिए सब करना है, या मुझे पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी है, या मुझे एक्शन करना है, तो मेरा एक गोल बन गया, राइट। अब मुझे उस प्रोसेस के थ्रू ग्रूलिंग होगी मेरी, बट मेरा एम है कि भाई मुझे वो अचीव करना है, तो भाई व्हाटसोएवर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े, मुझे वो करना ही करना है। सो दिस इज हाउ वी डेवलप माइंडसेट। इवन दैट गोज विद यू बिकॉज यू आर इन रियल एस्टेट, राइट, यू आर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो क्लाइंट्स दुनिया भर का आपके पास क्लाइंट्स आता होगा, ठीक है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते होंगे नई नई जो जिसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं होंगे, बट क्या है कि ओवर द पीरियड टाइम आप एक्सपीरियंस डेवलप कर लेते हो। ठीक है, क्लाइंट ऐसे ऐसे है, अच्छा ये थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है, लेट से हम कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। सो दीज थिंग्स कम विद द एक्सपीरियंस। बट हाँ, माइंडसेट डेवलप करने वाली बात यह है कि जो अपने बैरियर्स होते हैं ना हमारे मेंटल और फिजिकल, उनको तोड़ा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेट से मैं और आप, बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से मैं और आप रनिंग शुरू करते हैं, तो हो सकता है 501 किलोमीटर मेरे भी सांस फूलेगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपकी फूलेगी, बट ये है कि जो दिमाग से जीत गया वो रेस जीत जाएगा। सारा खेल दिमाग का है। और पूरे प्रोबेशन जब मैं सब में ना, आपकी लड़ाई वो तो चल ही रही है, आप जो फिजिकल चल रहा है, आपकी लड़ाई आपके दिमाग से। आपको स्लीप डेप्रिवेशन मिल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर का, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि अब क्या एक्सरसाइज होने वाली है, कब ख़त्म होगी, कुछ नहीं पता, बस चल रहा है। तो बस उसी में अपने आप को मोमेंटम को कैरी करते हुए आप चलते रहते हो, ठीक है यार। और जैसे मेरे साथ कुछ लोग थे कि एक दिन ख़त्म हो गया, दूसरा दिन 90 दिन काटने हैं मुझे, 3 दिन ख़त्म, 4 दिन ख़त्म। दिस इज माइंडसेट। वो लोग करते हैं। मतलब मेरा ये था कि ठीक यार, देख तेरे भी उसी स्पीड से कटेंगे, तू काटता यार, मैं बिना काटे तब भी मेरा उसी स्पीड। तो वो मैं बैक ऑफ द माइंड में रख ही नहीं रहा कि हाँ यार 45 दिन बचे हैं अभी, या 60 दिन बचे हैं, अरे लास्ट 10 दिन रह गए, लेट्स मतलब बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। दैट्स इट। अभी हम लोग ना एक सिनेरियो पे बात कर रहे थे पीछे, पहलगाम हमले की हमने बात की, बट इससे कुछ दिन पहले भी हमने बंगाल में भी देखा है कि एक इंसिडेंट मुर्शिदाबाद में जो हुआ था, काफ़ी सारे स्पेशली हिंदुओं को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, या बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। सेम इंसिडेंट वो रिलीजन बेस्ड ही, पहलगाम में भी तो वही इंसिडेंट हमने कहीं ना कहीं देखा। बट मैंने एक चीज़ देखी कि मैं बात करता हूँ स्पेशली बॉलीवुड की और बहुत सारे मीडिया हाउसेस की, वो लोग सपोर्ट करने के लिए वहाँ के टूरिज्म को, लोकल लोगों को वहाँ पे पहुँचे। ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया। बट समहाउ मुझे एक एंगल ये भी लगा कि यही सेम सिचुएशन जब बंगाल में हुई, मतलब काफ़ी लोगों के बारे में मैंने सुना, उनके घर उजाड़ दिए गए, घरों को जला दिया गया, राइट। ओपनली मीडिया में तो बहुत डीप लेवल पे आई चीज़ें, बट वहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं देखा। तो ये दोहरा मापदंड बेसिकली क्यों अपनाया जाता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, मेरी तरफ से तो रीज़न इस चीज़ का यही है कि अगर आप मैं से अगर दोगलापन बोलूँ, वो यही है कि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, राइट, ठीक है। सबने अपने अंदर माइंड में एक नैरेटिव सेट कर रखा है। दे आर नॉट कीपिंग देयर कंट्री फर्स्ट, दे आर कीपिंग देयर मे बी सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट। उनको ठीक है कि भाई फॉर एग्जांपल दे माइट बी सपोर्टिंग सम कम्युनिटी, दे माइट बी सपोर्टिंग सम स्टेट, ठीक है, बट वो टू बी फ्रैंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, बिल्कुल, बट
एक इतना सैड इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली आप उसमें एकदम से इतनी खुशहाली दिखा रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है ये वो कहीं न कहीं एक एज़ ए कॉमन इंडियन हर्ट होता है बिल्कुल। कि यार आप एक पार्ट को तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, दूसरे पार्ट को आप एकदम से जाके सपोर्ट कर रहे हो और बहुत जल्दी एक मेजर इंसिडेंट हुआ है, जिसने मुझे लगता है पूरे देश को पहलगाम ने पूरे देश को दहला दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक दिलों में घाव छोड़ दिया है, बिल्कुल। इतना डीप घाव जो मुझे लगता है कि इसको भर पाना बड़ा मुश्किल होगा, जिसने भी इस इंसिडेंट को सुना, देखा। बिल्कुल, और एटलीस्ट फॉर दोज़ जिन्होंने वहाँ पर अपनी चाहने वाले, अपने हुँ, खुद के लोग खोए हैं, तो आप देखिए ना, दोज़ पीपल हैज़ गॉन फॉर देयर हनीमून, देयर हुँ, हनीमून हैज़ टर्न्ड इनटू फ्यूनरल। राइट। इस तरीके का अभी हम जैसे डिस्कशन भी कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले कि इस तरीके का इंसिडेंट टेररिज्म में पिछले किसी भी हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी क्लोज से कुछ ऐसी चीजें सिविलियन पे अटैक हमने तो नहीं, इस तरीके से नहीं, अटैक्स हुए हैं पहले, हुँ, पर ऐसे नहीं हुए कि एकदम से नाम बता के और एकदम सिलेक्टिव तरीके से मारा गया है। राइट। दैट इज़ आई विल से कि बिल्कुल सैवेजरी Brutal, टाइप से, बहुत ब्रूटल है, ज़्यादा। सैवेजरी है, बिल्कुल ये है ना। और ये एक दे आर ट्राइंग टू सेट देयर ओन एजेंडा, ताकि वो कम्युनल जो अभी थोड़ा-सा हमारे देश में थोड़ा-सा मुझे लगता है बढ़ रहा है, उसको और थोड़ा तेज़ करने के लिए। तो आई विल से कि अब अगर आपके पॉडकास्ट लोग सुनेंगे, तो आई विल से कि दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर हमें अपने मतभेद भूल कर ना, हमें वी और हैव एक टू तरह थिंक कहानी है। अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री फर्स्ट। आपके मतभेद हैं, रखिए अपने पास, बट जब देश की बात आती है तो नेशन का ऑलवेज नेशन फर्स्ट, फर्स्ट वो रहना चाहिए। इवन मैं अभी एक नॉट पॉलिटिकल, मैं एक ऐसी डिबेट में गया हुआ था, तो वहाँ पर मे बी नॉट, दे वर नॉट पॉलिटिशियन, बट दे माइट बी रिलेटेड सम पॉलिटिकल पार्टी, सो दे आर डूइंग द ब्लेम गेम कि आपकी सरकार में ये हुआ था, आपकी में ये हुआ था। मैंने कहा दिस इज नॉट द टाइम फॉर डूइंग दिस थिंग, ठीक है ना। आपको इस टाइम ये सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर आपको तो बल्कि ये नैरेटिव सेट करना चाहिए कि वी आर वन एंड वी विल टेक द रिवेंज। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो 4 लोग हैं जिनका मीडिया में मे बी फोटोज वगैरह सर्कुलेट हो रहा है, ये तो मतलब टिल द एंड ऑफ एटर्निटी उनको चेज किया जाएगा, मारा जाएगा। सो आई एम वेरी मच श्योर। सर एक चीज और होगी, अगर मैं टेररिज्म का रूट कॉज समझने की कोशिश करूँ, वो रूट कॉज क्या है, रूट क्या है टेररिज्म की? इसमें ना कोई एक रीज़न नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ ये आप पैरासीटामोल ले लो आपको बुखार ठीक हो जाएगा। ये कैंसर की तरह है जो आपकी पूरी बॉडी में मेटास्टेसाइज हो गया, ठीक है। और आपको इसके इलाज के लिए ना, कि ये नहीं कि आपको खाना चेंज कर रहे हैं, आपको खाना, रहना, पीना, जो जगह है वो भी चेंज करनी, मतलब आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं इसमें। सो आई स्टार्ट विद वन की आई स्टार्ट विद पाकिस्तान, क्योंकि सारा किया धरा उसका है। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम वाला अटैक किया है ये कोई गलती से हो गया या उन्होंने उनको पता नहीं था इतने बड़े रिपरकशन होंगे। पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर मोर देन लास्ट 30 years, more than 30 years, not a decade, 30 years। पहले वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए करता था, यूके, इंग्लैंड और यूएस, उन सब के लिए किया है उसने, अभी भी कर रहा है वो। अब बीच में क्या है कि फंडिंग बंद हो गई है उसकी, यूएस ने जो मेन उनको एड देता था वो बंद हो गया है। तब अब देखिए कि वो भीख मांगते घूम रहे हैं, ठीक है। अब ना उनके पास अब राशन की बड़ी दिक्कत होगी। एक्चुअली द पाकिस्तान इज गोइंग टूवर्ड्स लाइक फेल स्टेट टाइप में, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। और स्पेशली अब पाकिस्तान फेल हो रहा है, तो पाकिस्तान फेल हो जाएगा तो आर्मी कहाँ जाएगी। मैं पहले जैसे बताया कि सभी देशों के पास आर्मी होती है, फौज होती है, बट पाकिस्तान आर्मी के पास देश है, ठीक है। हाँ, कंट्रोलिंग आर्मी से हो रही हाँ, है। सब कुछ वही करते हैं, राइट। सो अब उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर वो आ गया है कि हम करें क्या, आवाम को कैसे बताएं कि हम तो इतने वो हैं और हमारा वर्चस्व, एक होता है ना वर्चस्व बिठाने वाली बात होगी। और इंसिडेंट से कुछ दिन पहले ही कुछ मेजर जनरल मुनीर ने बहुत एक वो एक जनरल है, राइट। मैं एक फौजी उसमें बात करूँगी, मैं एज अ फौजी और वो भी फौजी, एक जनरल है और वो ऐसी स्पीच दे रहे हैं, मीन्स दिस इज टोटली अनबिकमिंग ऑफ एन जनरल। यार आप एक फौज के जनरल हैं और आप ऐसी वाहियात बातें कर रहे हैं, तो मीन्स ये मतलब वही है कि यू आर सो बायस्ड, और अपने आप की, आप खुद की आपको लगता है इनसिक्योरिटीज हैं, आप उनको उजागर कर रहे हो आप, राइट। उनके कंट्रीज में भी कुछ माइनॉरिटीज हैं, वो क्या फील करती होंगी उस
एक तो ऑलरेडी कम हो चुकी हैं हाँ, और वो उनकी फीलिंग्स कहाँ स्टैंड ही नहीं करती हैं कहीं पे भी उनकी। वो तो दे डोंट गिव शिट टू माइनॉरिटीज। उनके लिए तो या आप रहो या मत रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे तो एक वो प्रोपेगेंडा टाइप चलता है कि कश्मीर में कुछ कर दो, इंडिया को कुछ कर दो, और वहाँ पे लोग सेलिब्रेट मतलब थोड़ा करते हैं, देखो हमने इतना काम कर रहे हैं आपके लिए। बिकॉज एक होता है ना कि जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि लोग करते हैं कि हमने तो ये काम किया तो इसलिए आप हमें वोट दो, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि देखो हमने इतने ये नुकसान कर दिया इंडिया का, और इंडिया का कश्मीर हम लेके रहेंगे, या वो कुछ भी आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ताकि उन्हें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। अब जो वहाँ की जनता है उसका ध्यान हटाकर, जो अनएम्प्लॉयमेंट, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और इतना महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पर, उस चीज़ ध्यान हटाकर यहाँ पर, ताकि लोग उसकी जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम उस पर बात ना करें, इधर ध्यान दें। एक छोटा सा सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा अभी यहाँ पे, जब आप किसी तरीके के ऑपरेशंस वगैरह के अंदर होते हो, तो वहाँ पे जब आपको एक टीनेज का बच्चा अगर कोई मिल जाता है हथियार के साथ के अंदर या आर्म्स के साथ के अंदर, और वो कहीं पे मारा जाता है, और भैया बाद में ये पता चलता है ये सिर्फ और सिर्फ उनका प्लांटेड था, उसको सिर्फ बंदूक पकड़ा दी गई थी, कुछ ऐसे ऐसे केस पिक्चरों में ही होते हैं या रियल में भी होते हैं? यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो प्लांट, एक बार जब लेट से कोई शॉट लग गया, मतलब कोई मर गया, फिर तो यार कोई भी स्टोरी सामने आ जाए, फिर तो आप उसको रिवर्स तो कर नहीं सकते, राइट। बिकॉज हमारे उसमें तो कोई रील नहीं बन रही ना कि भाई हाँ टेक 2 और टेक 3, वहाँ तो लग गया। तो आई एम नॉट सीइंग, मे बी ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे। अब देखिए ये तो एक कोलेटरल डैमेज टाइप से, अब दो लोग लड़ रहे हैं और तीसरा बीच में आ गया तो उसको डैमेज हो गया, तो वी कैन नॉट से कि भाई, और उसमें अब ये भी नहीं कह सकते ना कि वो मेरी गोली से मरा है, हो सकता है वो नक्सली की गोली से मरा या टेररिस्ट की गोली से मरा हो। तो इट्स बिकम अ वेरी टफ सिचुएशन। बट मैंने इस तरह का इंसिडेंट अपने उसमें नहीं देखा कि भाई कोई बच्चा बस वो किसी बंदूक लेके जा रहा था ऐसे मारा गया, वो तो नहीं हुआ है कभी। हमारी जो आर्मी है वो बहुत कैपेबल आर्मी है, जो करंट सिचुएशन में भी देखा जाए, और वर्ल्ड इस बारे में बात करते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत कैपेबल आर्मी है। इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं तो कई बार बहुत मेजर स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, एज ए सिविलियन फील होता है। देखिए पॉलिटिकल लेवल पे तो अलग चीज़ें होती होंगी, बट हमें फील होता है क्योंकि हर बार क्यों हर इंसिडेंट को पाकिस्तानी क्यों इनिशिएट करता है, हम अब क्यों नहीं उनको जवाब देते हैं उस तरीके से, ताकि ये जैसे हमने नक्सल को ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट, आप लोगों का बहुत मेजर उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, रोल रहा, ऑब्वियसली आपको ओपन हैंड दिए गए हों, तो इस केस में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ओपन हैंड क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ओके देखिए, रही बात जो इंसर्जेंसी की, जो हमने लेट्स से नक्सलिज्म की बात की, वो क्या वो हमारे घर का है, ठीक है। मेरे घर में मैं कितने चूहे मारूं, दैट्स माई, वो उसमें से है, ठीक है। जब बात आती है इंटरनेशनल उसमें ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। यू जस्ट कैन नॉट गो और कि भाई मैंने वेपन निकाला है स्टार्ट फायरिंग, नो, ऐसे काम नहीं होता है। बिकॉज यू हैव टू सी द रिपरकशंस ऑल्सो। मैं जैसे अभी आप जैसे सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि हमें तो वार कर देना चाहिए, अपनी आर्मी को अंदर भेज के और इनको नस्ते नाबूद कर दो। हमारी मीडिया तो हर रोज वो तैयारी बैठी रहती है। मीडिया के हिसाब चलें तो वहाँ तो वर्ल्ड वार पता नहीं कितने हो चुके होने चाहिए अब तक, तो हम मतलब ये सब ध्वस्त हो चुका होता उनके हिसाब से तो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसी चीज़ें होती, ऑब्वियसली मतलब आई से कि जो ये हुआ है इसका जवाब देना है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हमें ऐसा इस तरीके से जवाब देना है कि जैसे पठान बालाकोट वाला हुआ था, राइट, बालाकोट से ऊपर और न्यूक्लियर उससे नीचे, राइट। हाँ, तो उसके लिए वी हैव टू, मतलब मे बी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग ऊपर बैठे हैं, दे विल हैव टू टेक अ कॉल कि भाई मे बी मिलिट्री इंटरवेंशन, जो काइनेटिक मेजर्स बोल सकते हो, जो जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल वारफेयर, जिसमें फोर्सेज जा रही हैं, लड़ रही हैं, मे बी दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं जिसमें असिमेट्रिकल वारफेयर हो गया, कि जैसे मे बी साइबर अटैक्स हो गए, उनके इकोनॉमी को वैसे अलग इनडायरेक्ट तरीके से आप वो करें, और मे बी जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उस टैक्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बलोच को अपने साथ मिला के, और जो इनके खैबर पख्तूनख्वा में जो इश्यूज चल रहे हैं उस तरीके से, मतलब आई एम जस्ट गिविंग माई परसेप्शन की ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। बिकॉज थिंग इज कि लेट्स से कि जब लेट्स से फुल फ्लेज वार होता है तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। बिल्कुल। उधर क्या है कि यार उनके घर में तो वैसे ही कुछ नहीं है, मतलब वो बर्बाद है, राइट, उसका क्या ही नुकसान जाएगा, और यहाँ सब कुछ बना हुआ है। साइकिल और एक ट्रक के एक्सीडेंट के बीच में साइकिल क्या ही करेगी, उसको फर्क ही क्या पड़ना, मार दे भाई, टूट के मैं नहीं ले आऊँगा, 2000 रुपये की तो बात है, ठीक है। तो इस आपको ये भी देखना है, और फिर ऊपर से
अगर आपको लगता है कि बजाय कि इस मेथड के हम और कोई इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम जाएं जिससे हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट मिले और लॉस कम हो, हमें तो वो करना चाहिए। वो इम्पैक्ट क्योंकि लेट्स से जब कॉम्बैट होगा, ठीक है हम जीत जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है, हम पहले भी जीते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार लड़ने जाएंगे, पर आप देखिए ना तो हमारा लॉस भी तो होगा। नहीं, ये लॉस बहुत तो अच्छा बिल्कुल ना, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल ये है जो मेरे को मीडिया के अंदर ऐसा आंसर अभी तक नहीं मिला, जो कि है ना हमारे को तो एक्चुअली में इम्पैक्ट ज़्यादा करना है बिल्कुल अपने लॉस से। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। बिल्कुल ब्यूटीफुली यही प्लानिंग है ना कि वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो और अपना लॉस कम से कम हो, यही शायद ऑपरेशंस के वो भी होते ही है। राइट। और मे बी लोगों को लग रहा हो कि यार हम 1-2 टेरर कैंप वहाँ डिस्ट्रॉय कर दें, 100-200 टेररिस्ट के ट्रेनिंग एरिया को खत्म करके उनको मार के हमें बदला मिल गया। नो यार, दिस इज नॉट द वे। और आप कर दोगे अच्छी बात है, कर रहे हो, राइट पर ये सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जिससे हाँ लोगों को लगेगा हाँ हमने वो बदला ले लिया। अपनी जनता को सब, मतलब मैं अगर हाँ। यहाँ पे बोलूँ अपनी जनता को खुश करने के लिए कि चलो हाँ। हमने एक आध दो कर दिया, बट इट मे पॉसिबल कि पीछे से कोई ऐसी इम्पैक्टफुल चीज की जाए कि उनको हाई इम्पैक्ट पड़े। हाँ, तो वही है कि ये एक शॉर्ट टर्म उस पर ना जाके लॉन्ग टर्म आप देखिए ताकि उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट है। और आपको टेररिज्म वगैरह ख़त्म ही करना है तो जो उसके रूट कॉजेज हैं वहाँ पर आप अटैक करिए। उनके जब ट्रेनिंग कैंप पे अटैक करके क्या 300 मारे 300 फिर आ जाएंगे वो। राइट वहाँ कोई ये थोड़ी है कि लोग नहीं है, क्योंकि आपने बोला वो सोच डेवलप कर दी है तो बस वो तो बस चले रेडी आएंगे। करना है लोगों को। बस रेडी करना है भाई, तेरा नंबर आ गया आज, उस तरीके से। तो जब हम बात करते हैं हमारे पास ऐसे देखिए हमने बाकी पॉइंट्स पे तो बहुत सुन रखा है कि हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं या फिर सबमरीन्स हैं, बट जब अब क्योंकि एज ए जब आप ग्राउंड पे जाके लड़ते हैं तो हमारे पास कौन से ऐसे वेपन हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, डेडली हैं और जिनसे मुझे लगता है कि अभी अगर हम कंपेयर करें तो सामने पाकिस्तान को ही हम अभी रखेंगे सामने, तो पाकिस्तान के पास वो हथियार या उस तरीके से गन्स नहीं है। ऐसे कौन से वेपन इंडियन आर्मी को मिले हुए हैं जो बहुत उनको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं इस तरीके के मिशन के लिए? मैं टाइप्स ऑफ वेपन में बाद में आऊँगा, पहले इसका आंसर मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि जी ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के पास या हमारे पास कौन सा वेपन है, राइट। फर्क ये पड़ता है कि उसको चलाने वाला बंदा कैसा है। ठीक है, लेट्स से इफ आई टेक द एग्जांपल बालाकोट स्ट्राइक, हमारे पास बहुत ही वैसा मतलब शायद वो जो बाइसन था बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट था, बट वहाँ के वो F-16 को गिरा के या जैसे भी हुआ था वो कराया। राइट। मैं लेटेस्ट आप वो जो इब्राहिम टैंक्स हैं यूएस ने दे रखे थे पाकिस्तान को, क्या कर दिया उन्होंने, टोटल फकअप हो गया उनका। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं आपको लेटेस्ट मतलब स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दे दूँ आपको, बट आपका इंटेंट ठीक नहीं है और आपके अंदर वो मे बी जज्बा या वो विजन नहीं है, तो फिर आप क्या ही करोगे। तो आई विल से कि कंपेयरिंग अवर टाइप्स ऑफ वेपन एंड देयर वेपन्स आई थिंक इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ शोइंग दैट डेटरेंस ऑफ द कि हम पावरफुल हैं या इनको हम रगड़ तो वैसे भी देंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमें कोई मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी, कई बार वो लाहौर तो चले गए आ गए, लाहौर तो चले गए आ गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेपन्स से इतना नहीं है, वो लॉस होगा वो दैट इज़ ओके, बट वेपन्स वो नहीं जिताएंगे। लोग जो चला रहे हैं वेपन्स वो लोग जिताएंगे। मैं सर का एक पॉडकास्ट ऑलरेडी देख रहा था, तो उन्होंने बोला था मेरे को 3 सेकंड लगते हैं किसी को करने के लिए, तो वो तो 3 सेकंड देखो यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से 3 सेकंड की, लेट्स से वो डिपेंड भी करता है कि सामने वाला बंदा कितना कैपेबल है। हो सकता है उसने 3 सेकंड मुझे ही कर दिया फिर नहीं, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि इट ऑल डिपेंड्स कि पहला हिट किया आपने और आपने सही जगह मारा तो 3 सेकंड है, अदरवाइज तो 3 मिनट भी हो सकता है। और वही है ना कि सामने वाले बंदे को किसी को मार रहे हो आप, तो यार वो भी तो अपना एक आपका सर पॉडकास्ट देखते वक्त एक इंसिडेंट में आपने एक और बताया था कि एक शॉट शायद आपको हिट करना था जो आपके से थोड़ा सा ऊपर रह गया। अच्छा हाँ राइट, वो फर्स्ट एनकाउंटर में हुआ था, जो एनकाउंटर में मेरे ऊपर लगा था सर के। अगर उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस उस समय, तो मैं कह सकता हूँ वॉर में तो चलो एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, वॉर में एक अलग तरीके की एनर्जी होती है कि चलो ये वर्कआउट करना है। उसके बाद में जब आप पीसफुल उसमें होएगा तो उसमें एक थॉट प्रोसेस में आया कि यार रास्तों में बस जरा सा बचा हूँ, ये मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये नहीं यार ये थॉट तो नहीं आया था कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, पर जैसे ही वो जो शॉट था वो तो बाद में मतलब देखा मैंने, उस टाइम तो पता ही नहीं चला ना, बिकॉज गोली की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखती नहीं है। अच्छा, लेट्स से आपके सामने से गोली आ रहा है वो दिखेगी थोड़ी, बिकॉज वो स्पीड बहुत होती है। बट उस टाइम जब एनकाउंटर या कांटेक्ट होता है ना, आपको एड्रेनलिन रश इतना होता है कि
आपको छोटे-मोटी चीज़ें पता ही नहीं चल रही होती। लेट्स से जब एक हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था, तो जिसमें करीब मैंने 60-70 मीटर की भी क्रॉलिंग की थी, बिल्कुल पत्थरों में और छोटे, तो मेरी एल्बोज़ और नी छिल गए थे। तो उस टाइम नहीं पता चला कि छिल गए हैं या कुछ कहीं पत्थरों में हमारे घुटने लग रहे हैं, नहीं। बट बाद में जब एनकाउंटर ख़त्म हो गया और चीज़ें सेटल डाउन हो गई, देन आई रियलाइज़ कि मेरे घुटने क्यों दुख रहे हैं, ये क्यों दुख रहे हैं। जब देखा तो टी-शर्ट फट गई थी, मेरा पैंट के यहाँ से फट गया था और मेरे ब्लड आ रहा था। तो वो चीज़ बाद में पता चलती है। उस टाइम तो आप एकदम फ्लो में चल रहे होते हो, राइट? उसके बाद फिर माइंडसेट में आता है कि यार ये बस हो गया, क्योंकि पीछे फैमिली को भी देखना है। नहीं यार, उस टाइम ऐसी चीज़ें आप लाओगे ना तो हाँ, फिर तो इमोशनल इमोशनल ब्लॉकेज हो वही जाएगा। हो गया, वो अपने माइंडसेट से आ हो रही। जाएगा थोड़ा-थोड़ा, फिर आपको पीछे खींचता है आपके काम में ना। हम्म, तो ये चीज़ें हैं, मेरा तो ये कि ना तो ये चीज़ें मैं फैमिली के साथ डिस्कस करो और ना ही ज़्यादा उनको कुछ बताओ, अदरवाइज वो परेशान होंगे, अल्टीमेटली घूम फिर के आपके अल्टीमेटली ऊपर घूम आना है। फिर गए। एक और चीज़ सर, मैं एक बहुत रियल टाइम सिनेरियोज बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। क्योंकि हम लोगों ने ना किसी की बहुत करीबी की मौत देखी, और वो यंग एज के अंदर देखी। उस समय पे मेरे को वो नहीं दिख रहा था, उस समय पे मैं दिख रहा था वहाँ पे बैठ के कि यार अगर ये स्टेज मेरी होती तो मेरे बच्चे क्या सोच रहे होते। तो ऐसे केस के अंदर जब आप किसी कैजुअलिटी के अंदर, हमारी अपनी किसी आर्मी के किसी के साथ में कैजुअलिटी और आप वहाँ पे गए हो, तो आप क्या वहाँ पे देखते हो? इसके ना मैं 2 तरीके से देखता हूँ। जैसे हमने अपना एक खुद का एक जवान मेरे टाइम में शहीद हुआ था, तो ऑब्वियसली बिकॉज़ हमारे यहाँ क्या रहता है कि वी आर फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली। बिल्कुल। तो कोई ऐसे शहीद होता है ऐसे ना, तो इट्स लाइक वी आर लूजिंग समवन फ्रॉम आवर फैमिली। कहने के लिए चलो ठीक है हमारे लिए है, बट अगर आप उसकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यार ही इज़ अ ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, और वो ख़त्म हो जाए ठीक है, देयर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम, वो पैसा मिलेगा, पेंशन वगैरह मिलेगी, बट दैट मनी कैन नॉट रिप्लेस अ पर्सन, राइट? आई होप यू विल एग्री विद दैट कि बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको सर। भाई 2 करोड़ रुपए दे दूं, ये लो जी, आपका हस्बैंड नहीं रहा या आपके फादर नहीं रहे, या 2 करोड़ लो, आप कर लो जो करना। हम्म, वो थोड़ा सा है, बट उसमें मुझे लगता है कि बस ये है कि चीज़ों को थोड़ा और सिस्टमेटिक कर सकते हैं, मे बी जो कंपनसेशन को थोड़ा बढ़ा दें, बट ये एक अलग फैक्टर हो। दूसरा है कि भाई जो हमारा बंदा शहीद हुआ है, सो वी विल बी लाइक इन अ रिवेंज मूड कि बदला लेना है उस टाइप से, कि इसने हमारे को मारा है, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस एनकाउंटर में वो शहीद हुआ था उसमें हमने 2-3 लोग मारे थे उनके, वी गॉट द किल, बट उसको हमने ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया कि हाँ भाई सक्सेसफुल ऑपरेशन क्योंकि था, हमारा अपना बिकॉज एक हमारा अपना लॉस गया हुआ। है। बट हमने एग्जैक्टली 1 साल बाद हमने उसी लोगों को घेर के मारा था। वी हैव टेकन द रिवेंज फॉर दैट। तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने कुछ सेम ही इंसिडेंट देखा था कि उन्हीं लोगों को भेजा गया था जिन पे समहाउ जिस बटालियन पे अटैक हुआ था, बिहार रेजिमेंट के काफ़ी सारे ऑफिसर को वहाँ पे भेजा गया था सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक में एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, मतलब कोई पर्टिकुलर एक यूनिट नहीं थी उसमें। एसएफ तो इन्वॉल्व थी ही थी, बट और कंपोनेंट्स भी थे जो सपोर्टिंग में चल रहे थे साथ साथ में। तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ठीक है, एक मूवी बन गई, लोगों को पता चल गया, बट सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें पहले पहले भी होती रही हैं और अभी भी होती रहती हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं लेके आऊँगा। अभी हमने देखा है कि जैसे अभी रिसेंटली एक आर्मी ऑफिसर जिन्होंने पाकिस्तान की एक महिला से शादी की। जी, तो वो और ये सीआरपीएफ के यस, जवान, सीआरपीएफ राइट जो रिसेंट का अभी राइट राइट इंसिडेंट है, उनको सस्पेंड अभी रिसेंटली आई गेस कर दिया गया। इस सब तरह के केस में क्या गाइडलाइंस होती हैं ताकि, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मतलब कहीं न कहीं चलिए ठीक है वो सही हो सकता है अपनी जगह पे, पर लीक होने के चांसेस काफ़ी हद तक होते होंगे? देखिए ऐसा होता है कि स्पेशली फोर्सेस में देयर इज अ हुँ, रूल आल्सो, देयर इज ओके, अ रूल पोजीशन आल्सो कि हुँ, यू कैन नॉट मैरी अ फॉरेनर, ओके, हुँ, नॉट पाकिस्तान, फॉरेनर। हुँ। अच्छा, किसी भी हाँ नहीं, आप ओके, नहीं कर सकते ऐसे शादी। और आपको शादी करनी है देन यू हैव टू क्विट, बिकॉज ये बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रा। शादी से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि यू आर डूइंग या अगर ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं हाँ, तो? आप लेट्स से देयर इज अ सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन ना कि हुँ, पहले तो चलो आप जैसे अनमैरिड थे तो पूरा पूछते हैं अनमैरिड क्या है, हुँ, सारे हुँ, डिटेल्स भरे जाते हैं। हुँ, लेट्स से अब हुँ, शादी हुई है ना, तो हुँ, आपकी फैमिली की एंट्री होती है उसमें। राइट, लेट्स से कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी फैमिली में बताया कि मैंने एंट्री कराई कि
मेरे फादर मदर डिपेंडेंट है और मेरी फैमिली ये है, मैं डिटेल्स सारे डिटेल जाते हैं। जब शादी होती है देन उसके बाद फिर से हमें डिटेल अपडेट करने पड़ते हैं, ये शादी हुई है, ये नाम है, ये इस एरिया से हैं, ये एड्रेस है इनका, ये रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनल एंगल को ले आते हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। नहीं क्यों नहीं सस्पेंड करना चाहिए यार, ये कोई तो बात थोड़ी रूल है। ब्रेक है। हाँ नहीं, वही रूल भी समझना break बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें, जैसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि आप अगर कोई फॉरेनर है और नहीं अदर्स, चलो एक फॉरेनर आप नॉर्मल वैसे एक ले लो यार, आप ऐसे वहां से शादी कर रहे हो जहाँ के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, राइट, व्हाट्स द पॉइंट। चलो ठीक है, उन्होंने सिविलियंस को मार दिया, मैं कहता हूँ आप ही का हस्बैंड बॉर्डर पे खड़ा हो, देन व्हाट विल यू डू? राइट, कौन सी सरकार के सामने जाके रोगे फिर आप? बताओ, पाकिस्तान के और हमने सामने। रिसेंटली इसी तरीके की एक मूवी भी देखी, राजी, जिसमें कि ये इंसिडेंट समा ऑपोजिट। हाँ बट राजी का क्या था कि दैट वाज मोर ऑफ अ इंटेलिजेंस टाइप में राइट, था। राइट, वो हो तो सकता है कहीं पे भी बिल्कुल हो सकता है यार, हाँ, यू कैन बी हनी ट्रैप्ड इन एनी वे, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं उसमें। बट जब यार आप ये देखिए ना, जिस नेबर के साथ हम ऑलवेज एट अ वॉर, आप उसी के साथ अब वो कर रहे हो, देन इट्स नॉट जस्टिफाइड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपका जो भी रहा हो, एटलीस्ट चीजें ऐसे क्लियर रखी, डिपार्टमेंट से छुपा के रखा गया था, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वहाँ पे भी हो सकता और वी डोंट नो कि आपने कितना कॉम्प्रोमाइज आप खुद हो चुके हो। अभी पता हो सकता है इंक्वायरी के अंदर और भी चीजें पता चलें, क्योंकि ये तो एक मेजर अभी तो बहुत सारे, अभी तो और चीजें पता चलेंगी। देखिए बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी कि जिनके भाई एक्चुअल में बहुत अच्छे टर्म्स हैं, या क्योंकि थिंग इज कि पाकिस्तान इंडिया से तो बना है, कॉन्टैक्ट्स हैं लोगों के, सब कुछ है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनकी कुछ अल्टीरियर मोटिव्स होंगे। जैसे अब क्या है कि आप यहाँ पर किसी से आपने शादी कर ली, यहाँ पर एज अ लेडी पाकिस्तान से आपने यहाँ शादी कर ली, तो आप तो पूरे बेनिफिट्स यहाँ के उठाओगे ना। बीइंग वाइफ ऑफ एन इंडियन सिटीजन, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है वो सारे आपको मिलेंगे। सर जो कमांडोज की जो फैमिलीज होती हैं, स्पेशली जो वाइफ है, उसका माइंडसेट भी कितना स्ट्रांग होता होगा। उसको ये तो पता है मेरा जो हस्बैंड है कमांडो है, वो एनएसजी के अंदर है, लाइफ रिस्की है, माइंडसेट तो उनका भी बहुत स्ट्रांग रहता होगा। आपको ये सपोर्ट कैसे मिलती है इतने स्ट्रांग, या कोई ऐसा उनका वर्ड जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता होगा? वो तो यार मुझे लगता है आप लेडी वाइफ से पूछे, वो ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे। बट यार वो रहता ही है कि जब आप ऐसे किसी क्रिटिकल ऑपरेशन वगैरह पर जाते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ थिंक इन अ माइंड कि पता नहीं आज वापस आएगा नहीं आएगा, उस टाइप से। तो वो अच्छा, एक बड़ा मैं मे बी सिली क्वेश्चन हो, बट जब आप बचपन में जब आप छोटे रहे होंगे तो मूवीज बहुत सारी से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं बहुत सारी मूवीज से। तिरंगा देख लिया, बॉर्डर मूवी देख ली, टैंगो चार्ली, ऐसे बहुत सारी मूवीज जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं। क्या बचपन में आपको भी इन सब मूवीज से कोई मोटिवेशन ऐसा मतलब रहा है? क्योंकि मैं भी जब एनसीसी में था, मैंने 2 साल एनसीसी को जब दिए थे, तो आई फेल्ट उस टाइम पे तो जब कुछ दिखाते थे तो बहुत लक्ष्य मूवी देखा था, बहुत मोटिवेशन आता था। आपका कभी ऐसा कोई मोटिवेशन रहा हो? हाँ नहीं, देखो यार, आई एम ऑल्सो नॉर्मल गाय, लाइक ऑब्वियसली मोटिवेशन तो मिलता ही है जी। और शायद यही मोटिवेशन की वजह से ऐसा है कि इतने लोग एस्पायर करते हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए, राइट। अगर इस तरह का मोटिवेशन होगा ही नहीं तो कोई क्यों ही आना चाहेगा। और ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी हमें कोई इतना बड़ा कोई पैकेज दे रही है। पैसे के लिए तो मेरे को नहीं लगता कोई भी आर्मी या ज्वाइन करता है, वो एक अलग जज्बा है। बिल्कुल, क्योंकि पैसे तो यार कमाना एक इस डैम इजी आप अगर यार मुझे पता है कि यार हो सकता है मैं कल घर वापस ना हूँ और मैं 1.5-2 लाख रुपए के लिए अपनी जान दे, तो नहीं होगा यार। मैं आपको बोलूँ कि यहाँ प्रणव ये लो 2 लाख रुपए, कल आपको गोली मार दी जाएगी, तो बताओ। वो है, वो तो बहुत मतलब पैसे के लिए मेरे को नहीं लगता, ये एक अलग तरीके का जज्बा ही रिक्वायर्ड है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स बीइंग आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मोटिवेशन भाई टू सर्व द कंट्री। और मे बी मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है कि भाई मुझे यूनिफॉर्म में जाके एक्शन करना है, एडवेंचर देखना है, लड़ना है, मारना, कुछ हो सकता है। जैसे आपने कहा यूनिफॉर्म एक अलग तरीके का मोटिवेशन है, और आज जो भी हमारा जो यंगस्टर का क्रेज चल रहा है या कुछ कर रहा है, ये अलग कोई उसी सेम तरीके की ड्रेस पहन के रील्स बना रहे हैं। ऐसी रील्स को देख के क्या रिएक्ट करते हो कि फर्स्ट टाइम कभी आपने देखा कि यार ये मतलब ऐसा लगता होगा कि इसको मैं भी फोन में घुस के गोली मार दूं? नहीं, बट मुझे लगता है कि यंगस्टर हैं, उनको चीज़ मतलब कुछ एक सैंक्टिटी एटलीस्ट मेंटेन रहनी चाहिए। हाँ। वो एक डिस्क्रिशन रहना चाहिए कि यार कुछ जैसे मंदिर है तो भाई जूता पहन के नहीं जाना है, चप्पल नहीं है, तो इस तरह की सैंक्टिटी मेंटेन रहता है। आई थिंक इट्स गुड,
बट मुझे लगता है कि इससे बड़ा थ्रेट, और मतलब मुझे लगता है टेररिज्म जो चल रहा है उससे बड़े थ्रेट आने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में, अच्छा, फ्रॉम जैसे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्नोलॉजी। हाँ, यूथ कहीं तो ना कहीं बहुत ज्यादा इन सब चीजों को लेके, मतलब जो मिसगाइडेड चीजें हैं बहुत जल्दी। नहीं, मिसगाइडेड नहीं बोलूंगा, ये तो एक है ही है जो आपने बताया हाँ। कि जो सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं, जो करप्शन तो सर चल ही रहा है। टेक्नोलॉजी वाला बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक बहुत मेजर एक थ्रेट। वो थ्रेट मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो या कुछ भी हो, जो हम्म। टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या है कि आई वाज रीडिंग, मैंने काफ़ी इस पे पढ़ा है मैंने इस बारे में ना, कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अस मोर डम। जो आने वाली जनरेशन है वो तो और भी ज़्यादा डम होने वाली है हमने अगर इससे ऐसी पहले उसमें लगे रहे तो। 2-3 पॉडकास्ट में अभी कल ही हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और इस पे हमारी यूपीएससी के के सर थे हमारे साथ के अंदर, हाँ, और जो इसी पे थे, साइंस एंड नीरज टेक्नोलॉजी। नचिकेता सर ने, तो उन्होंने इससे बड़ा अच्छा हमें बहुत सारे लॉजिक्स दिए सेम पॉइंट पे कि किस तरीके से क्या हो रहा है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन। हम लोग भी सही इस चीज को ना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर भी देख रहे हैं। जो हमारे जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं मार्केटिंग, या वो जब सीधा जाके जब टेक्नोलॉजी पे जाते हैं और वो वेस्ट ऑफ माइंड को छोड़ चुके हैं ना, जो वो इतना ज्यादा गुस्सा आता है उस समय पे। टफ है वो। मैं इसी में बताता हूँ कि मे भी लोग कनेक्ट कर पाएँ कि लेट्स से आजकल चैट जीपीटी और दुनिया भर के एआई वगैरह आ गई है, तो हाँ, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मेल्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, पहले लिखते थे, आजकल क्या है, प्रॉम्प्ट डाला वो बनकर आ गया। उससे क्या है, देखिए शरीर की एक खासियत है, जितना आपका शरीर काम में आता रहेगा उतना शरीर आपका ठीक रहेगा। जितना हम दिमाग को यूज़ करेंगे उतना दिमाग हमारा शार्प बना रहेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि आप बुक्स पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ कॉग्निटिव काम करते रहिए, बट ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो हमने सोचने की क्षमता तो वैसे ही ख़त्म कर दी। राइट। जो लोग कहते थे कि भाई एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस यही फ़र्क है, भाई हम इंट्यूटिव हैं, पर आई होप नीरज सर ने बताया होगा कि सुपर एआई आएगी दैट विल ओवर पावर ह्यूमन इंट्यूटिवनेस, और वी विल बिकम स्लेव्स। अभी तो हम स्लेव्स अभी भी हैं, बट अब फिर हम हार्डकोर स्लेव्स। नैरेटिव सेट करना बहुत इजी हो जाएगा, फिर टेक्नोलॉजिकल कॉलोनिज्म आ जाएगा। कुछ सर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना, आप जितना भी एआई की और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से अलग लेवल का एक अलग ही, मतलब दुनिया पागल हो रही है उस चीज के पीछे, बट पीपल शुड यूज देयर डिस्क्रिशन कि हाँ करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट यू हैव टू यूज अ डिस्क्रिशन कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। यू हैव टू पुट सम चेक्स एंड बैलेंसेस। इट कैन बी योर स्लेव, इट कैन बी द मास्टर। वो आपका स्लेव हो सकता है, उसको मास्टर की तरह नहीं बना। बट जिस पागलपन के साथ हम एआई यूज कर रहे हैं तो मुझे मोर ऑफ लग रहा है कि मास्टर ही बनने वाला है। वर्ल्ड में आज से कुछ साल पहले मेजर जितना भी इन्वेस्टमेंट था सब डिफेंस पे, सिस्टम पे या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे लग रहा था। आज अगर हम पूरे वर्ल्ड का एक देखें फोकस, दैट इज मोर टुवर्ड्स एआई को स्ट्रांग बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आपको एक पूरे, अगर किसी भी कंट्री में कुछ भी माइंडसेट सेट कर देना है वो बहुत ईजी होगा। बिल्कुल कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। अब लोग सबके पास एक्सेस है, राइट? आपको कोई नैरेटिव सेट करना है, भेजते रहिए उस तरह का डेटा, लोग सेंसिटाइज होते जाएंगे उससे। और वो तो पूरा इंटेलिजेंस बेस है, आपने जो फीड किया वो तो आउटपुट देगा। और आजकल क्या है कि इंटरनेट सस्ता होने की वजह से वी स्पेशली आई टॉक अबाउट इंडिया, तो वी आर वॉमिटिंग डेटा, और डेटा एआई में जा रहा है सारा। चाइना का क्या है, वो डीप सीक क्या है, वो तो बेसिकली वो तो सर्विलेंस सिस्टम है एक तरीके का। वो चाहता है कि आप डेटा दो उसको, फिर वो अपने आप को उस हिसाब से रेडी कर सकें ताकि इनको कैसे इनको गुलाम बनाना है। एक साथ छोटा सा क्वेश्चन और अभी मेरे को याद आ रहा है। हमारे एक जो डिफेंस के जो बहुत बड़े पर्सन है, उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर आके बोला कि हमारे पास शॉर्टेज रही है इतने लोगों की, आर्मी वगैरह की। उन्होंने आके नेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर बोला, आउट ऑफ कोई गुस्सा, पहली बार इस तरीके का कोई अटैक देखा गया जहाँ पे पॉइंट ब्लैंक के ऊपर आपने ये चीज़ किया है। तो क्या ये अलाउड है? आप भी अभी जैसे पॉडकास्ट वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हो, तो ये तो पता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और कितनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बट क्या ये पैटर्न ठीक है कि हम लोग सोशल मीडिया इतना कंज्यूम करते जा रहे हैं, डिफेंस वाले भी आके ऐसी चीज़ें बोले जो हमारे को तो देखो, हमारे को तो वो बहुत गुस्सा डालती ही हैं कि यार ये चीज़ें हमारे को, ये चीज़ अपडेट होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये मैसेज तो वहाँ पे भी जाएगा। देखो जो मैसेज आप बात कर रहे हो, जो आपका एनिमी है ना, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी बहुत कुछ पता है। हो सकता है कि जो हमारी जनरल पॉपुलेशन उसको भी ना पता हो। सो रही बात उसकी, दूसरी बात रही कि भाई हमारे पास ये कमी है वो कमी है, तो हमारे अगर आप वो देखें जिस हिसाब से हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं,
डिफेंस सेक्टर में, तो उसकी ज़रूरतें पूरी कहाँ हो पा रही हैं। आप देखिए कि पहले हमारा जो डिफेंस बजट था अराउंड 2.5% ऑफ जीडीपी था, अब वो कट के 1.9 हो गया है। जो भी रीजन है मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, बट वो है कि थोड़ा सा हमें अपने आप को ये भी मतलब इसमें तैयार करना पड़ेगा। सर, ऐसे ये भी काम एक बहुत fact सारे है। चल जाएगा, काम हो जाएगा, वो वाला ये एटीट्यूड भी नहीं चलेगा ये भी इसमें। एक फैक्ट है प्रताप। देखो पता है हम लोगों को पीछे हर चीज के ऊपर ना प्लस और माइनस ये सब चीज तो पता चलती है, बट अगर हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये चीजें कि या ये ऐसा कुछ हो रहा नहीं, है, तो बहुत हम भी सारे कहाँ से पॉइंट रेस बहुत कर सारे पाएंगे। मैंने शायद वो क्वेश्चन भी इसलिए पीछे उठाया था क्योंकि बहुत सारे मिसाइल्स या मिराज इंसिडेंट आते हैं, यंग पायलट कई बार अभी हम देख recently रहे टैक्स हैं बढ़ता जा वो रहा है, वो टैक्स अ, बढ़ता जा रहा है लोगों का, और सब चीज होती जा रही है, और हमारे अपने बजट जहाँ पे मेजर हो रही है वहां पे कम हो रहे हैं। हम उस फिर पैसा पॉइंट कहाँ खर्च कर हम रहे हैं वही हम लोग। उस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जैसे इंसिडेंट हुए हैं रिसेंट में कि वो गिर गया, मिसाइल गिर गई, यंग पायलट मिराज गिर सब, गया। मिराज गिर गया, यंग पायलट सब कई बार वो, और वो हम यूज़ कर रहे हैं कई बार कुछ टेक्नोलॉजी जो हमें 1970s बहुत 1970s में हमें मिला था, क्योंकि हम भी जब किसी एक रूम में गया था तो दिखा रहे थे कि ये मिसाइल तब की है तब की है। जब मैंने सुना कि इंसिडेंट हो गया तो दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे ये तो मतलब 1970 के आसपास ये हमारे इंडिया में यूजेज के लिए आया था, राइट अब क्यों हम उसको उड़ा रहे हैं। राइट। तो देखिए उसकी ना लाइफ पूरी हो चुकी है, ठीक है, और हम्म, हर एक कोई भी मैकेनिकल चीज़ है, वो इवन इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ हो, सबकी हम्म, लाइफ लाइफ होती है, है। हमारी खुद की हाँ। लाइफ है। कोई चीज़ जब ओवर यूज हो जाएगी तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ माल फंक्शन। तो वो हुआ है, आई थिंक, मैं आई वोंट कमेंट ऑन दैट कि भाई क्या जी, करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी लोग बैठे हैं, दे राइट कैन राइट, यूज देयर विजडम एंड दे हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। मतलब ये एक एक बहुत बड़ा वो ये है कि लोग बजट को जहाँ पे बजट आपको बढ़ाना है वहाँ पे हम कम कैसे कर पा रहे हैं, वो तो माइंडसेट ही नहीं समझ सकते। शायद हम अभी उतना दिमाग या चीजें नहीं है, तो सरकारें क्यों सरकारें सरकार डिसीजन सरकार लेंगी अब है उनके इसमें, ऊपर तो में पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें, तो उनको हम क्या ही सोचना बोल पड़ेगा। सकते, मे बी उनको राइट लग रहा है इसलिए वो कर रहे हैं वो। I guess। नहीं तो ऐसे तो हमने आज मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को टच किया है जो अगर कोई ऑडियंस इसको देखेगा तो उनको, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे आपने आंसर्स तो दिए हैं तो पॉडकास्ट में तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है। हमने कोशिश की कि हम उन पॉइंट्स पे टच करें शायद जिन पे डिस्कशंस ना ना हुए हुए ऐसे पॉइंट्स और पे। एक और मैं बिल्कुल बोलूँगा, इस पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ व्यूज या इस सब के लिए नहीं था। सर की जैसी पर्सनालिटी से मिलके बातचीत करना, मतलब वो एक अलग है। जब हम हर बाहर मिले मैसेज थे, में प्राउड था सर। जब हम मैं जब इनको मैसेज करता था, मतलब मैं मतलब वो अभी जब मैं सर से बाहर मिला था तो मैंने इस तरीके से एंटर किया था और मैंने वो दिखाया था, ये देखो ये घूसबम अभी भी से आ रहा है अभी बातचीत करने से पहले से है। वो एक चीज मिलना कि आप किसी ऐसी पर्सनालिटी, क्योंकि सर नॉर्मली ऐसे तो मिल ही नहीं पाते हम लोग, नहीं कॉर्पोरेट यार, में मिलेंगे मैं किस चीज से। ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, बस मैं तो ये कहूँगा कि गॉड हैज़ बीन काइंड, दैट्स ऑल। सर हम नहीं लोग तो हम लोग लाइफ में क्योंकि ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो 500 करोड़ की मतलब ऑनर हैं या बहुत बड़े प्रोफाइल कोई पे बैठे हैं, मैटर वो नहीं करता, प्राउड इसके लिए सर, 1000 वो प्राउड फीलिंग जो आपके साथ में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके हो रही है, ऐसी प्राउड फीलिंग कभी आती नहीं है। तो हम 500 बहुत हजार दिल से करोड़ चाहते थे कि आप आए हमारे। 4000 करोड़ इस तरीके के लोगों से तो मतलब मिलना, बीइंग रियल एस्टेट मेरे लिए तो ईजी है। मैं अपने किसी भी लास्ट ग्रुप को भी उठा के दूंगा, 4000 5000 करोड़ का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो एक अलग गूज़बम्प है। मैं अपनी गाड़ी के अंदर भी कहीं पे कोई ड्रेस के अंदर कोई जाता है ना, तो अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, वो क्या नाम है अपनी, उससे निकल के सनरूफ से निकल के ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, और मेरे को वो प्राउड मूवमेंट महसूस होता है जब वो कोई देखते हैं ना, जब हमारा कांटेक्ट हो जाता है, आई कांटेक्ट, तो वो भी ऐसे करते हैं ना, दैट्स एन ऑसम मूवमेंट। राइट वो अलग So, तरीके की एनर्जी होती है। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर नहीं, थैंक यू For तो the सर love हमारा यार, है जो कि सौभाग्य आप हमारा आए सर। कि हम वो बातचीत कर पाए। और एक वो माइंडसेट वाली जो चीज बोली है ना, जो ये चीज था, मैं वो माइंडसेट ही समझना चाह रहा था हमारा। हम अपने वेट लॉस के माइंडसेट को सेट नहीं कर पा रहे कि हम लोग वेट लॉस कर पाए, या हम अपनी मॉर्निंग की चीजों को सेटल कर पाए, हम वो माइंडसेट नहीं क्लियर कर पा रहे। वो माइंडसेट जाना कि यार पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, कब कांटेक्ट होगा तो गोली लग जाएगी, तो नहीं बड़ा इसमें वो बेसिकली है। वही है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल। नहीं, तो शायद आपके लिए भी शायद इस पॉडकास्ट से मैं तो यही चीज बोलूंगा कि पूरा गेम माइंडसेट का है। जिसने भी जो भी गोल्स बना रखे हैं अपने लाइफ के अंदर, जब अपना गोल सेट करो तो जरूर ऐसे कमांडोज या अपनी आर्मी वालों को सोचो, उनके गोल, उनके माइंडसेट कितने स्ट्रांग होते हैं, उस माइंडसेट से काम करना होगा। तो ये जो हमारे छोटे बहुत बेसिक से गोल है ना, वो तो बहुत आराम से अचीव हो जाएंगे। और एक और चीज सर ने जरूर बोली है इस चीज को, कि जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं वो सिर्फ आपके यहाँ पे दिमाग के अंदर, वो लिमिटेशन है ना कि मैं बस 1 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ,
उससे ऊपर ब्रेन जा सकता है। तो जरूर उसको देखना, पॉडकास्ट पूरा देखो, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। कुछ एक लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को देना Audience। चाहते हैं? ओके, जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एज और जेंडर, आप अपना गोल सेट करिए। देन देखिए, गोल सेट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रास्ता क्या रहेगा वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोसेस, कि आप किस प्रोसेस से हाउ यू विल अचीव दिस गोल, वो बहुत मैटर है। गोल सेट कर लिया कि मुझे IAS बनना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हज़ारों लोग, करोड़ों लोग सेट करते हैं मुझे IAS बनना है, बट वो प्रोसेस कैसे बनना है, वो आपके उसमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कैसे उन कॉन्स को आप प्रोज में कन्वर्ट करोगे, वो बहुत मैटर करता है। वही आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा आगे जाके। स्ट्रेटजी बनानी बिल्कुल। पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए। प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट आई विल से। So, थैंक यू thank सो you so मच much, सर। sir. Thank Thank you. you, आने के लिए Pranav, and आपको thank you, नमस्ते जी करेंगे, आपको इसी तरीके से सल्यूट करेंगे। जय हिंद। Thank you. Jai Hind, sir.